हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, MP वर्ग 2 साइंस की हमारी नेक्स्ट क्लास है और इसमें हम आज के टॉपिक में करने वाले हैं हमारे आसपास का वातावरण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और इसके बाद कार्बन के अपर रूप। ठीक है, इसके बाद आपका जो चैप्टर दिया गया है वो है हाइड्रोकार्बन। तो आज के सेशन में ये दोनों चीज़ें देखेंगे कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स, और इसके बाद आपका कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और आपको बता दें, आज मैथ वालों का पेपर था, ठीक है, वर्ग 2 का। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो है आपका जो टॉपिक है वो बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछा गया है। जैसे कल की शिफ्ट में आपके एज वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हुए थे, उसी तरीके से आज क्षेत्र मिति के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। और आपके जीके में एक क्वेश्चन पूछा गया आज, जैसे मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन है, ठीक है। तो वहाँ पट्टाभी सीतारामैया करेक्ट ऑप्शन था। इस तरीके से फिर हिंदी में एक गद्यांश पूछा गया था, पद्य पूछा गया था, और उसमें आपका पहला मतलब बताना था कि ये पद्य जो है वो किस कवि इसके मतलब रचयिता है, मतलब जो लेखक है उसका नाम यहाँ पर भी पूछ लिया गया है, ठीक। इसके बाद आपके 8 पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरीके से लेवल जो है वो आप देखेंगे तो मतलब बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। थोड़ा सा किसी किसी चैप्टर को यहाँ पर ज़्यादा कवर कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए आज का अपना टॉपिक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन तो क्या कहलाते हैं। तो कुछ पदार्थों में ऐसा होता है कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर आप समझिए कि पदार्थ क्या है। पदार्थ आपको पहले भी बता चुके हैं जब हमने रसायन विज्ञान स्टार्ट किया था। तो मान के चलिए कोई पदार्थ है, पदार्थ में यहाँ पर हम ले लें जैसे बर्फ़ ले लिया, क्या ले लिया, बर्फ़ ले लिया, ये भी एक प्रकार का पदार्थ है। या मान के चलिए हमने जल ले लिया, ठीक है। तो इसमें हम किसी भी प्रकार से इसको परिवर्तित करें, जैसे जल है वो द्रव अवस्था में है और इसमें हम परिवर्तित कर देते हैं इसको, तो ये जल से आपका ठोस मतलब रूप धारण कर लेता है, बर्फ़ बन जाता है, ठीक है। जैसे ही फिर हम बर्फ़ को पिघलाएंगे तो पुनः जल बन जाएगा। तो यहाँ यही कहा गया है कि पदार्थ मतलब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि इन पर यदि हम परिवर्तन, इन पर जो किया गया है उसको हटा दें तो पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जा रहा है, ठीक है। जैसे जल से बर्फ प्राप्त होता है और बर्फ को पिघलाएंगे तो पुनः जल। लेकिन कुछ मतलब जब ये मतलब पुनः हमें प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। लेकिन एक दूसरी कंडीशन होती है कि परिवर्तन हटाने पर पुनः आपका जो है प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होता बल्कि एक नया पदार्थ बन जाता है, तो वो आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन का एक एग्जाम्पल आपको दें, जैसे हमने कह दिया दूध से दही का बनना। क्या कहा हमने, दूध से दही का बनना। तो दूध से दही मतलब ये हुआ तो इसमें परिवर्तन कि दूध से दही बना, लेकिन क्या आप दही से पुनः दूध बना सकते हैं, तो नहीं। तो यहाँ पर डायरेक्ट एक नया पदार्थ बन जा रहा है, यही रासायनिक परिवर्तन है। अब आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक बार सारे टॉपिक को यहाँ पर समझ लें ताकि आपका क्वेश्चन यदि यहाँ से बनता है तो गलत ना हो। आइए देखते हैं भौतिक परिवर्तन क्या कहलाते हैं। तो सीधी सी भाषा में आपको यही याद रखना है कि भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें हम परिवर्तन हटाते हैं तो पुनः जो है आपका नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता बल्कि हमें पुनः हम वापस ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे कह दिया बर्फ़ से आपका जल का बनना या जल से बर्फ़ का बनना, ठीक है। अब देखिए ये वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है। भौतिक गुण का मतलब उसके आकार में, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, और जब भी हम परिवर्तन हटाते तो पुनः उसी स्टेज में वापस आ जाते हैं पदार्थ। तो यहाँ कहा है कि भौतिक और उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुणों में कोई चेंजेस नहीं होता है। साथ ही परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः मूल पदार्थ प्राप्त हो जाता, मतलब जहाँ से हम शुरुआत करेंगे जिस मूल पदार्थ से वहीं पर वापस आ जाएंगे, ठीक है। जैसे बर्फ़ से शुरुआत की तो हम बर्फ़ पर ही वापस आ जाएंगे। जैसे यहाँ कहा है जल, जल होता है द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में है, इसको हम गर्म करेंगे तो ये गैस अवस्था में यानी बाष्प बन जाएगा, ठीक है। और पुनः इसको ठंडा करेंगे बाष्प को तो ये पुनः आपका बर्फ अवस्था में ही आ जाएगा, ठीक। तो ये आपके एग्जाम्पल होते हैं यहाँ जल से। अब इसके कुछ मतलब दूसरे तरीके से आपको डेफिनेशन बता दें
कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में तो परिवर्तन होते हैं, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे यहाँ कहा है, एग्जाम्पल याद रखेंगे, जल का जमकर बर्फ बन जाना, और बर्फ को पुनः पिघलाएंगे तो पुनः जल बन जाएगा, मतलब मूल पदार्थ यही रहेगा, कोई नया पदार्थ यहाँ नहीं बन रहा है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि जल से बर्फ तो बर्फ नया पदार्थ नहीं, आप इसमें यदि फिर से बदलाव करेंगे तो वही आपकी मूल अवस्था प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है चीनी का जल में विलयन। तो चीनी को जल में घोल देंगे तो एक प्रकार का विलयन तैयार होगा, और फिर इसको हम बाष्पीकरण के माध्यम से सुखा करके पुनः चीनी भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर है नमक का जल में विलयन। स्प्रिंग का खिंचना, तो जब तक स्प्रिंग को आप खींचे रहेंगे तो ये दूसरी स्टेज होगी, जैसे ही आप इसको छोड़ देंगे तो पुनः ये स्प्रिंग की अवस्था में आ जाएगा। बादलों का बनना, ठीक है, तो बादल बनते हैं, बारिश हो जाती है, लेकिन हमेशा के लिए ऐसा नहीं है कि बादल हमेशा ही बने रहेंगे, नहीं, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। बर्फ का पिघलना, जल का वाष्प में परिवर्तित होना, ये सब के सब आपके भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब देखिए कुछ गुण। पदार्थ के केवल भौतिक गुणों जैसे उसके रंग, गंध में परिवर्तन होता है। परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। यह परिवर्तन अस्थायी होते हैं, नए पदार्थ का निर्माण यहाँ पर नहीं होता। तो यह है आपके भौतिक परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन। तो ये वे परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संगठन में परिवर्तन होता है और एक नया पदार्थ यहाँ पर बनता है। रासायनिक परिवर्तन होने पर परिवर्तन का कारण हटाने पर आवश्यक नहीं है कि प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो, मतलब यहाँ नया पदार्थ तो बनेगा ही। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन बता दें। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात एक नया पदार्थ बनता है जिसका गुणधर्म मूल पदार्थ से भिन्न होगा। मतलब जैसे दूध है तो इसके मतलब जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो अलग होगी, दही बन जाएगा तो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो रहेगी वो अलग होगी। मतलब जो नया पदार्थ बनता है उसका मूल पदार्थ से जो गुणधर्म होता है वो बिल्कुल भिन्न होता है। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात बने पदार्थ को मूल पदार्थ में हम नहीं बदल सकते। जैसे दूध से एक बार दही बन गया तो फिर हम दही से दूध कभी नहीं बना सकते, ठीक है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। अब एग्जाम्पल देखिए, लोहे में जंग लगना, तो ये आपके रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध से दही का बनना, मोमबत्ती का जलना, जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्राप्त होना, अगरबत्ती का जलना, क्या एक बार अगरबत्ती जल जाएगी तो आप पुनः उससे अगरबत्ती बना सकते हो, उसकी राख से नहीं। सब्जियों और फलों का सड़ना, क्या एक बार सब्जी और फल सड़ जाएंगे तो क्या सड़े पदार्थों से आप पुनः नए फल और आपकी सब्जी प्राप्त कर पाएंगे, नहीं। नेक्स्ट मैग्नीशियम के तार का जलना, मतलब जितनी भी चीज़ें जलने वाली होती हैं उनसे आप पुनः मूल पदार्थ प्राप्त नहीं कर पाते, जैसे कागज़ का जलना, ठीक है। आटे से रोटी का बनना, तो आटे से रोटी तो बन गई, क्या फिर आप रोटी से आटा बना सकते हैं, नहीं। बनी हुई सब्जियों का खराब होना, तो क्या खराब सब्जी से फिर से आप नई सब्जी बना पाएंगे, नहीं। तो यहाँ नया पदार्थ प्राप्त हो रहा है। तो ये आपके रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन के गुण। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों व संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से भिन्न होता है, अभी आपको बताया। सामान्यतः पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त यहाँ पर नहीं कर पाते क्योंकि नया पदार्थ बन जाता है। यह परिवर्तन स्थायी होता है, जैसे एक बार आपका दूध से दही बन गया तो इसको हम पुनः नहीं बदल पाएंगे, स्थायी है, नए पदार्थ का यहाँ पर निर्माण होता है। अब ये हुए आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन और उसके कुछ एग्जाम्पल। अब देखिए इसके कुछ अंतर क्या होते हैं इन दोनों में। तो अब अंतर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने समझ लिया है कि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है और भौतिक जो परिवर्तन होते हैं उसमें आपका क्या होता है, मतलब भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है और मूल पदार्थ ही प्राप्त होता है। फिर है इससे पुनः मतलब नया पदार्थ प्राप्त किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, मूल पदार्थ ही प्राप्त होता है। ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं, ये स्थायी होते हैं। नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण यहाँ नहीं होता। एग्जाम्पल आपको काफ़ी बता दिए हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपका टॉपिक दिया है कार्बन अपर रूप। तो ये एक बार हम पढ़ चुके हैं, जब हमने आपको धातु अधातु और उनके यौगिक बताए हुए थे वहाँ ये पढ़ा था। एक बार फिर से यहाँ देखते हैं क्योंकि ये आपका एक अलग से ही टॉपिक दे दिया है कि कार्बन के अपर रूप बताइए, ठीक है। तो जैसे हम पढ़ते हैं ग्रेफाइड या फिर हम पढ़ते हैं कोयला या हीरा, ये सब के सब आपके कार्बन के अपर रूप होते हैं। तो देखिए सबसे पहले कार्बन के बारे में कि कार्बन क्या है।
कार्बन आवर्त सारणी के वर्ग 14 का सदस्य है। कार्बन आवर्त सारणी वर्ग 14 का प्रथम सदस्य है। ठीक है, तो मतलब ऐसा क्यों कहते हैं कि वर्ग 14 का प्रथम सदस्य, मतलब जो भी आपकी आवर्त सारणी में जिस वर्ग का पहला सदस्य होगा उस सारे वर्ग को उसी के नाम से जानते हैं। जैसे कार्बन वर्ग कहेंगे, यदि ऑक्सीजन पहले स्थान पर है तो ऑक्सीजन का वर्ग कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तो कार्बन आवर्त सारणी के वर्ग 14 का सदस्य है। कार्बन आवर्त सारणी के वर्ग 14 का प्रथम सदस्य है। इस कारण इस वर्ग के तत्वों को कार्बन वर्ग के तत्व कहते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6। कार्बन वर्ग के तत्व में लेड को छोड़कर सारे के सारे जो तत्व हैं वो अपरूपता का गुण दर्शाते हैं। कार्बन वर्ग के अन्य सदस्य कौन कौन से हैं? तो आपका कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड है। तो लेड बस कार्बन जो है वो अपरूपता नहीं दर्शाता, बाकी आपका कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और जो टिन है ये सब के सब आपके अपर रूपता का गुण दर्शाते हैं। कार्बन और सिलिकॉन ये दोनों ही आपकी अधातु तत्व हैं। जर्मेनियम आपकी उपधातु है, जबकि टिन और लेड आपकी धातु है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और आपको आवर्त सारणी के बारे में भी बताया हुआ है। ठीक है, आपको कवर करवाया था ये चैप्टर। धातु, अधातु, उपधातु सारे टॉपिक हमारे क्लियर हैं। ठीक है, अब देखिए कार्बन की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है। प्रकृति में कार्बन मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मतलब जो कार्बन है वो मुक्त और संयुक्त दोनों रूपों में इस्तेमाल होता है। कार्बन मुक्त रूप में जो है वो हीरा, ग्रेफाइट, कोयले के रूप में प्राप्त होता है, जबकि संयुक्त अवस्था में कार्बन धातु के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बनिक हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य जटिल यौगिकों के रूप में पाया जाता है। कार्बन को एक सार्वभौमिक तत्व माना जाता है। सार्वभौमिक का मतलब यूनिवर्सल, जो हर एक स्थान पर होता है, लेकिन डायरेक्टली कार्बन का उपयोग ना करके इसके अपरूपों का उपयोग किया जाता है। जैसे ग्रेफाइट हो गया या फिर आपका हीरा हो गया, कोयला हो गया। ठीक है, कार्बन के कुल यौगिकों की संख्या 5 लाख से भी अधिक है। प्रकृति में कार्बन ही ऐसा तत्व है जिसके सबसे अधिक यौगिक हैं। तो पूछ सकता है प्रकृति में सबसे अधिक यौगिक वाला तत्व कौन सा है, तो वो आपका कार्बन ही है। नेक्स्ट है, कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसमें श्रृंखलन का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। श्रृंखलन क्या है? तो किसी तत्व के परमाणुओं के आपस में बंधित होने के गुण को श्रृंखलन कहते हैं। अब देखिए कार्बन के अपरूप यानी एलोट्रोप्स क्या होते हैं। तो कार्बन के विभिन्न रूपों को जिनके रासायनिक गुणों में समानता लेकिन भौतिक गुण में भिन्नता होती है, कार्बन के अपरूप कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कार्बन एक रवेदार और बेरवेदार दोनों ही रूपों में पाया जाता है। अब कार्बन के अपर रूप में सबसे पहले हम देखेंगे हीरा अर्थात डायमंड। तो हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। इसका प्राकृतिक स्रोत मतलब ये प्रकृति में कहाँ से प्राप्त होता है, तो किम्बरलाइट पत्थर है। भारतवर्ष में यदि हीरे की बात करें तो गोलकोंडा, अनंतपुर, पन्ना आदि स्थानों पर यह मिलता है। संसार के कुछ विख्यात हीरों में कुलीनॉन जो कि 30-32 कैरेट का होता है, होप हीरा जो है वो 445 कैरेट का है, कोहनूर हीरा 186 कैरेट का है और पिट हीरा 136.2 कैरेट का है। ये प्रमुख माने जाते हैं। कृत्रिम हीरे को सर्वप्रथम मतलब जो हीरा है जिसको सर्वप्रथम मानव ने बनाया, तो कृत्रिम हीरा जो है उसको सबसे पहले मोयंसा ने सन 1813 ईस्वी में बनाया था। याद रखिए, शुद्ध हीरा पारदर्शक और रंगहीन होता है। मतलब जो शुद्ध हीरा होता है उसके आर पार हम देख सकते हैं और इसका कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होता है। किंतु यदि हीरे में अशुद्धियों की उपस्थिति है तो फिर हीरे के कई रंग हो सकते हैं। कुछ हीरे काले रंग के होते हैं और काले हीरे को बोर्ट कहते हैं। यह सभी पदार्थों से अधिक कठोर होता है। इसका आपेक्षिक घनत्व 3.52 होता है। यह कांच को आसानी से काट देता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही बहुत चमकदार दिखाई देता है। ताप और विद्युत का कुचालक होता है। तो आपको बता दें, आपने पढ़ा होगा जितने भी आपके धातु तत्व होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। लेकिन जितने भी आपके अधातु तत्व होते हैं क्या होते हैं, अधातु तत्व होते हैं, वे विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है, तो हीरा जो है वो आपका विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट है, यह किसी द्रव में नहीं घुलता है। इस पर अम्ल क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वायु में 800 डिग्री सेल्सियस पर यदि गर्म करें तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा
और वायु की अनुपस्थिति में यदि 2000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो ये ग्रेफाइट में परिवर्तित हो जाता है। यह एक्स किरणों के लिए पारदर्शी है। इतना हीरे के बारे में याद रखें। अब कुछ गुण देख लेते हैं, उपयोग देख लेते हैं कि क्या उपयोग है। तो हीरा रंगहीन है, हीरा आभूषण बनाने में प्रयुक्त होता है। काला हीरा जिसे बोर्ड या कार्बोनेडो कहते हैं, कांच काटने, चट्टानों में छेद करने, अन्य पत्थरों पर पॉलिश करने में काम आता है। हीरे की संरचना याद रखेंगे नियमित चतुष्फलकीय है। हीरा कागज पर निशान नहीं बनाता, पारदर्शी और रंगहीन होता है। तो ये हुआ कार्बन का अपर रूप हीरा। अब देखिए दूसरा अपर रूप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी कार्बन का एक अत्यंत ही उपयोगी क्रिस्टलीय अपरूप है। भारत में उड़ीसा राज्य में प्रचुर मात्रा में मिलता है। कृत्रिम ग्रेफाइट एचिसन विधि से तैयार किया जाता है। ग्रेफाइट की रचना याद रखिए षटकोणीय जालक सतह के रूप में है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ये अपवाद है क्योंकि सभी जो अधातुएं होती हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं। तो आपका ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है, मतलब अधातु हुआ, और ये अधातु होते हुए भी आपका विद्युत का सुचालक है। ठीक है, बाकी सभी अधातुएं आपकी कुचालक होती हैं। ठीक, तो ये याद रखेंगे। यह राख के रंग का मुलायम रवेदार ठोस पदार्थ है। इसमें धातुई चमक पाई जाती है। नेक्स्ट है कागज पर रगड़ने से यह उस पर काला निशान बना देता है, लेकिन हीरा ऐसा नहीं करता। इस कारण इसे काला शीशा कहते हैं। तो पूछ लेगा काला शीशा कहा जाता है, ऑप्शन देगा हीरे को, ग्रेफाइट को, कोयले को। तो याद रखेंगे काला शीशा आपका सभी बच्चे कोयले को लगाएंगे, लेकिन कोयला गलत रहेगा क्योंकि आपके ग्रेफाइट को काला शीशा कहते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग देखो पेंसिल और रंग बनाने में होता है। ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में होता है। काफ़ी उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में ग्रेफाइट को गर्म करने पर हीरे में परिवर्तित हो जाता है। यह मुलायम होता है। आभूषण निर्मित इससे नहीं होते, लेकिन हीरे से होते हैं। ठीक है, यह अपारदर्शी और राख के रंग का होता है। तो ये हुए आपके हीरे और ग्रेफाइट, दो कार्बन के अपरूप। अब देखिए कोयला, कोल क्या कहलाता है। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता, सबने पढ़ा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एंथ्रासाइट कोयला क्या कहलाता है। तो यह कोयले का सबसे उत्तम कोटि किस्म होता है। ठीक है, तो कोयले की सबसे उत्तम कोटि कौन सी है? एंथ्रासाइट कोयला, मतलब जिसमें जितना अधिक कार्बन होगा वो उतना ही शुद्ध कोयला माना जाता है। तो इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। कहीं कहीं 85 से अधिक होता है, या फिर 90 से 98% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। दूसरा होता है बिट्यूमिनस कोयला, इसको मुलायम कोयला भी कहा जाता है। इसका उपयोग घरेलू कार्यों में तो पूछ सकता है, घरेलू कार्यों में इस्तेमाल होने वाला कोयला कौन सा है? बिट्यूमिनस कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 85% तक होती है। विश्व में खनन किए जाने वाले कोयले का 80% भाग बिट्यूमिनस कोयला ही होता है। तो याद रखेंगे किस कोयले को घरेलू कोयले के रूप में कार्य में लाया जाता है? तो बिट्यूमिनस कोयले को। नेक्स्ट है लिग्नाइट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा 65 से 70 या 75 रहेगी। ठीक है, % होती है। इसका रंग भूरा होता है। इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। तो पूछ लेता है कभी कभी भूरे कोयले का दूसरा नाम क्या है? तो लिग्नाइट कोयला है। सबसे अधिक इसमें जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है पीट कोयला। कार्बन की मात्रा इसमें 50 से 60% तक होती है। फिर दिया है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर इस कोयले से अधिक राख और धुआं निकलता है। ठीक है, यह सबसे निम्न कोटि का कोयला। तो सबसे उच्च कोटि का एंथ्रासाइट, जबकि सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट कोयला होता है। पीट कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था, जब भी कोयले का निर्माण होता है तो उसमें सबसे पहले आपका पीट कोयला ही बनता है। इस कारण इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपका कोक। कोक क्या कहलाता है? तो कोयले को जब वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो इसके वाष्पशील अवयव निकल जाते हैं। जो अवशेष बचता है उसी को कोक कहा जाता है। तो ये पिछली बार वर्ग 2 में पूछा गया था आपका। ठीक है, कि कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर इसके वाष्पशील अवयव निकल जाते हैं और जो शेष बचता है उसे कहा जाता है कोयला कहते हैं, कोक कहते हैं। तो याद रखेंगे कोक कहा जाता है। इसमें 80 से 50% कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका चारकोल। चारकोल क्या है? यह कार्बन का अशुद्ध रूप है। यह कई प्रकार का होता है, काष्ठ चारकोल, अस्थि चारकोल। ठीक है, तो याद रखिए काष्ठ चारकोल क्या है? लकड़ी को हवा की पर्याप्त मात्रा में जलाकर
काष्ठ चारकोल प्राप्त करते हैं, मतलब लकड़ी को हवा की पर्याप्त मात्रा में जलाएंगे। तो यहाँ लकड़ी की बात है, मतलब काष्ठ लकड़ी को ही कहते हैं, तो काष्ठ चारकोल हुआ। अब काष्ठ चारकोल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो जलाने में, गैस को अवशोषित करने में, बारूद बनाने में, कीटाणुओं को नष्ट करने आदि में आपके काष्ठ चारकोल का उपयोग होता है। अगला है आपका अस्थि चारकोल। अस्थि चारकोल चर्बी रहित हड्डियों के भंजक स्त्रवण से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग कार्बनिक पदार्थों के व्यंजन में किया जाता है। अस्थि चारकोल मतलब चर्बी रहित हड्डियों के, हड्डियां मतलब अस्थियां, ठीक है, तो याद रखेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट है चीनी चारकोल। चीनी चारकोल चीनी से तैयार होगा। नेक्स्ट है रक्त चारकोल। तो रक्त चारकोल सूखे हुए रक्त का भंजक स्त्रवण करने पर प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आपके कार्बन के अपरूप में आपको इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर दिया गया है हाइड्रोकार्बन। तो या तो हाइड्रोकार्बन करा देंगे या फिर आपके फिर जंतु जगत का वर्गीकरण अभी रह गया है तो उसको कवर करा देंगे, ठीक है। आपका जो साइंस के जो एग्जाम्स हैं वो शायद लास्ट में रखे गए हैं, तो आपके साइंस का जितना भी टॉपिक बच जाएगा तो उसे आप अपने से कवर करने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। और पेडागोजी आपकी समझ पर बेस आ रही है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा मैथ में भी कि पेडागोजी किस तरीके से पूछी जा रही है, ठीक। तो यहाँ पर जैसे मैथ है, तो मैथ में तो आपने देखा 120 अंक का आना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वो किसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है आपके साइंस में भी हो जाए, ठीक है। हो सकता है केमिस्ट्री के अधिक क्वेश्चन पूछ लें या फिर आपके भौतिकी से अधिक क्वेश्चन पूछ लें। तो अभी आपको बहुत अधिक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जितने भी आपके चैप्टर रह गए हैं उन्हें आप क्लियर करिए। डरने की बात नहीं है, आप क्वालिफाई ज़रूर हो जाएंगे यदि आपने तैयारी बिल्कुल लगन के साथ में की है, ठीक। तो यदि आपको सेशन पसंद आते हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और यदि आपका कोई डाउट बनता है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।